नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आर्मी में सिलेक्शन लेने के लिए। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप कमेंट भी कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगती है वो ये है कि हम जब रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस कैसे हम प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए हम मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज़, पीछे के एग्ज़ाम्स में जो पेपर आए हुए हैं वो ओल्ड पेपर्स, उनके सॉल्यूशन करना, उनकी प्रैक्टिस करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है और हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए हम मॉडल टेस्ट सीरीज़, टेस्ट पेपर और ओल्ड पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं वो लेके आए। हर एक क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपको साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और आपका जो आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला मॉडल पेपर। तो पहला मॉडल पेपर यहाँ आपके सामने आने वाला है और इससे पहले हमने एक ओल्ड पेपर भी करवाया है। तो अभी तक आपने उस ओल्ड पेपर की अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन उसमें करवाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला हमारा आज का मॉडल पेपर जो है आपके सामने। तो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो सही आंसर्स आपको आते हो वो कमेंट करते जाना है साथ साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। तो पहला जो हमारा भाग है, पहले भाग में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। यहाँ पे सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति, इनके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से जो सही आंसर आपको आता है वो कमेंट कर दीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है हुकम सिंह, दूसरा ऑप्शन है G. क्विलोन, तीसरा ऑप्शन है G.V. मावलंकर और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो G.V. मावलंकर यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के न्यायमूर्ति। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाए जाते हैं। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिवहन का प्रकार परिवहन में नुकसान और विलंब कम करता है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें पाइपलाइन। देखिए ये किस प्रकार नुकसान और विलंब कम करता है, ये किस काम आता है? तो ये खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि को सुरक्षित और जल्दी पहुंचाने के लिए काम में आता है। इसमें विलंब कम होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए हमने बचपन में इब्न बतूता की बहुत सी कविताएं और कहानियां भी पढ़ी होंगी। दो शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में। इस टाइप की कविताएं मैंने भी सुनी है और आपने भी सुनी होगी। तो जो इब्न बतूता था वो अरब का यात्री था। कौन से देश का यात्री था? ये अरब के यात्री थे और ये बहुत ही विद्वान लेखक थे। इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को शहर में हुआ था। ओके, मोरक्को शहर में हुआ था, उत्तरी अफ्रीका के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ममरोक्कोन, यानी कि मोरक्को के मुसाफिर थे इब्न बतूता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए इनमें स्पेशलिटीज़ क्या थी? जो मुसलमान यात्री आए हैं हमारे देश में, उनमें से ये महान यात्री माने जाते हैं। सबसे महान यात्रियों में इनकी गिनती होती है इब्न बतूता की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, संतोष यादव प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। कितनी बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है संतोष यादव ने, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस सामने हैं आपके, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, कुछ लोगों के सही जवाब आ भी रहे हैं। सभी लोग जवाब दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी जवाब दीजिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में ये स्टेडियम स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वासवदत्त या वासवदत्ता भी बोलते हैं, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शंस इसमें आपके सामने हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो इसमें दे रखा है सुबंधु, सुबंधु इसके लेखक है। सुबंधु जो है वो एक संस्कृत भाषा के लेखक हैं और इन्होंने वासवदत्ता ये पुस्तक लिखी है। तो वासवदत्ता जो है यह एक राजकुमारी की कहानी है और ये सुबंधु जो लेखक है इन्होंने लिखी है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो चीन यहाँ पे विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, चीन प्रथम स्थान पे है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये बताइए भारत कौन से स्थान पे है? भारत चावल के उत्पादन में कौन से स्थान पे है, जल्दी से बताइए। जब ये सामान्य ज्ञान वाले क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे इसके बाद में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तब तक आप कमेंट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल में भी उगाया जाता है? तो आप सभी को पता है चारा के लिए जो मक्का उगाते हैं हम, वो जायद फसल के अंदर उगाया जाता है, उसमें सम्मिलित किया जाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो जोग वाटरफॉल है, सही जवाब। अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र है, ये भी सही है। बोकारो सोने की खान है, तो ये गलत है। बोकारो में सोने की खान नहीं है, बोकारो में इस्पात की खान है। इस्पात, ओके, इस्पात का कारखाना है, इस्पात का कारखाना है बोकारो। नेक्स्ट क्या है इसमें, पारादीप आयरन और स्टील प्लांट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? थर्ड सही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें स्पिनिंग, वीविंग, जूट और पल्प। तो जूट इसमें वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, तो ये थर्ड इसमें सही हो जाएगा। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। नाम आपने सुना ही होगा, यस, जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं वो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे। अरुंधति रॉय कौन है? काफ़ी चर्चा में रही हैं ये, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको सही से पता होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। यस, कुछ ही लोगों के राइट आंसर्स आ रहे हैं। सभी लोग जो अगर सही हो नहीं हो तो भी आप लोगों को कमेंट करना है, जो भी आंसर आपको आता हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। अरुंधति रॉय जो हैं वो लेखक हैं। देखिए, अरुंधति रॉय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि इनकी बुक से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनकी बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के लिए इनको जो मान बुकर पुरस्कार है, वो बुकर पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। और भी काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं, लेकिन ये पुस्तक के लिए इनको पुरस्कार मिला है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती मस्जिद कहाँ है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो 15 क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद स्थित है। देखिए, ये आपका जीके का यानी सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का पार्ट। शुद्ध जल के तापमान पर अधिकतम घनत्व पर पहुंच जाता है, मतलब शुद्ध जल कितने तापमान पर अधिकतम घनत्व पर पहुंच जाता है? बताइए जल्दी से। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये पहुंच जाता है अधिकतम घनत्व पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अंश औसत से अधिक होने पर जल भारी जल कहलाता है? तो पहले तो भारी जल का सूत्र भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको भारी जल का सूत्र पता होना चाहिए। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O भारी जल का सूत्र होता है। इसमें यहाँ पे D क्या होता है? ड्यूटीरियम। डी क्या होता है यहाँ पे? ड्यूटीरियम। ऑप्शन में है क्या? देखिए आपके पास बिल्कुल है, थर्ड नंबर ऑप्शन। तो ये सही होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो सूत्र वगैरह हैं, इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बाह्य बल के सहयोग के बिना कोई वस्तु स्थिर है अथवा एक समान वेग से गति करती है को जाना जाता है। ऑप्शंस में न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम दिए गए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से नियम हैं? तो आपको न्यूटन का नियम पता होना चाहिए इसके लिए कि न्यूटन ने अपने कौन से नियम में ये बात कही थी। तो न्यूटन ने अपने पहले ही नियम में ये बात कही थी। क्या कहा था न्यूटन ने? न्यूटन ने ये कहा था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, या कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, बशर्ते उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं किया जाए।
जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं किया जाएगा तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी जिस अवस्था में वो पहले से है। तो ये बात न्यूटन ने अपने पहले नियम में कही थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम की इकाई है, मतलब कूलाम किसकी इकाई है बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कूलाम जो है वो विद्युत आवेश की इकाई है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे वो आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए आवेश के बारे में थोड़ी सी बात करें, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव, और एक होता है ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कई बार एक क्वेश्चन और आता है, देखिए आवेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो समान आवेश होते हैं, माना 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित यानी दूर फेंकते हैं। इसके अलावा जो असमान आवेश होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाए तो आपको सही करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पूर्ण शून्य तापमान कहलाता है, जल्दी से बता दीजिए। यस, -273.15 डिग्री जो तापमान है वो जो पूर्ण शून्य तापमान है वो कहलाता है। ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नीली काली शाही तैयार करने हेतु किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो गैलिक अम्ल का उपयोग भी किया जाता है, टैनिक अम्ल का उपयोग भी किया जाता है और फेरस सल्फेट का उपयोग भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही होगा यहाँ पे। तो ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है 21 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है, साधारण नमक में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो इसके लिए आपको पहले साधारण नमक जो है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है वो इसमें उपस्थित होता है। तो जो 4th नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। देखिए तो जो यकृत होता है, आपके यकृत में ये फाइब्रिनोजन जो है इस प्रोटीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायियों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाना जाने वाला हार्मोन है। दूध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जाना जाता है। तो इसमें प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो इसके लिए जाना जाता है। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपचार हेतु एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। तो जीवाणुकृत जो रोग होते हैं, जीवाणु की वजह से जो रोग फैलते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर स्कंदित नहीं होता है। देखिए रक्त किसके कारण नहीं जमता है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो हिपेरिन है वो आपका सही आंसर होगा, हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका किसके अभाव के कारण पशु कोशिका से अलग होती है। देखिए राइबोसोम तो दोनों में होता है, केंद्रक भी होता है, सूत्रकणिका भी होती है। तो जो तारक केंद्र है या जिसको आप तारक काय भी बोलते हो, यह पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता, यह केवल पशु कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये इस कारण अलग है। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को प्राथमिकतया गाय का दूध पिला दिया जाता है क्योंकि यह समृद्ध स्रोत है। किसका समृद्ध स्रोत है ये। 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन यानी कि विटामिन B12 इसके अंदर पाया जाता है। देखिए वैसे तो जो नवजात शिशु होता है उसको माता का दूध ही पिलाया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर माता का दूध नहीं पिलाया जा सकता है तो उसको गाय का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि गाय के दूध में विटामिन B12 उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि बुझाने हेतु उपयोग में आने वाली गैस है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में आती है, जल्दी से बता दीजिए। तो यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आग बुझाने में काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का श्रेष्ठ चालक है। विद्युत का श्रेष्ठ चालक कौन सा है। देखिए ऑप्शंस के हिसाब से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सामान्य जल,
समुद्री जल, उबला हुआ जल या आश्वित जल? तो इसमें से सही आंसर आपका होगा समुद्री जल। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, समुद्री जल इसमें सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि समुद्री जल जो होता है वो आयनीकृत जल होता है, इसमें आयन्स उपस्थित होते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत गोबर गैस में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? गोबर गैस में बताइए क्या होता है इनमें से? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है इन दिनों में, तो ये अब आगे भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। मीथेन, ओके, मीथेन गैस इसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। महिलाएं निम्नलिखित में से किस तत्व के उपयोग से अपने बालों को सीधा करवाती है? देखिए आजकल काफ़ी फैशन चल रही है, आपको पता ही होगा, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, स्मूदनिंग, इस टाइप की बालों में जो महिलाएं होती हैं वो बालों को सीधा करने के लिए ये चीज़ें यूज़ में लेती हैं। तो इनके अंदर क्या उपस्थित होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट आंसर सही होगा। सिलिकॉन इनके अंदर पाया जाता है, जो वो थेरेपी लेती है उस थेरेपी में, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं उनके अंदर भी सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और अभी भी आता जा रहा है एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करें। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हंसाने वाली गैस के नाम से इसको जाना जाता है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा है, यह प्राप्त की जा सकती है, किससे प्राप्त की जा सकती है वो आपको बताना है। तो थोरियम से प्राप्त की जा सकती है, सही है। प्लूटोनियम से भी की जाती है, यूरेनियम से भी की जाती हैं, तो इसमें सभी सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ओके, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? यानी ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए शरीर का कौन सा अवयव काम में आता है? जल्दी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुर्दा रक्त के शुद्धिकरण के लिए काम में आता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ये तो हमने कर लिए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। अब हम करेंगे गणित और तर्क शक्ति के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बस आपको इसको सॉल्व करना है। ये 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको एक डिजिट दी है, कुछ नहीं करना है, इसको सरल करना है, मतलब इसको काट लेना है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए किससे डिवाइड हो रही है, 73 के पहाड़े से इसको काट लो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा आपका। तो 15/16 है क्या ऑप्शन में, चेक कर लो, तो बिल्कुल है यहाँ पे 15/16, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। कौन से पहाड़े से डिवाइड किया, इसको 73 के पहाड़े से डिवाइड किया, ओके, आप लोग करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें आपको ये पॉइंट में संख्याएं हैं, इनको ओनली माइनस करना है। तो जब भी कोई पॉइंट में आपके पास संख्याएं आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या आप घटा रहे हो यहाँ पे, तो क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे जो संख्या है उसको लिखना स्टार्ट करो और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखो इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से लिख लेना। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब आप पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लगा के लिख लोगे तो वो क्वेश्चन आपका हमेशा सही होगा। देखिए यहाँ पे आपको 6 माइनस करना है, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लगा लो। ठीक है, अब यहाँ से एक आप हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, तो 16.944 ये आपका ऑप्शन आ गया है। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक सीरीज टाइप में कुछ दिया है और इसको आपको सरल करना है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, अभी इसको हम सरल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये भाग है, भाग को आप बटे में लिख सकते हो ना, तो भाग को आप बटे में लिख लो। ठीक है, तो 14 किस में आ जाएगा, बटे में, और गुणा में आगे क्या था 16 है, गुणा में आगे क्या है 16 है, और प्लस में क्या है 340, ये आपको निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इनको काट लीजिए, 14 को और इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 062 260 आ जाएगा। ओके, आगे क्या है आपका 16 है और प्लस में 340 है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं अभी मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा 4160 आ गया है और आगे 340 है, इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी तो कितने आ जाएंगे, पूरे 4500 आ गए हैं। ओके, तो 4500 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। देखिए ऑप्शन में 4500 आंसर है क्या? अब ऑप्शन में तो 4500 आंसर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो हमें हमारा पता है, हमें कंफर्म है कि हमने सही क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर 4500 है हमारा यहाँ पे। ओके,
तो देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या है, इसमें ये संख्या दी हुई है आपको, और ये जो है इसका वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है, इसका मान निकालना है आपको। देखो तो ये इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हों वो आप दूसरी साइड भेज दो, ठीक है। इसको अकेला कर लो, कोई भी चीज़ का मान ज्ञात करना हो उसका मतलब क्या करना है, उसको अकेला करना है एकदम। तो यहाँ पे ये 200 है, ये भाग में है, यहाँ जाके ये किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे का ऐसे बच जाएगा। अब इसको आप काट लो, ठीक है, 0 काट लिया मैंने, 5 से इसको काट लेंगे, 4 6 चौके 24, 24 यहाँ पे आ रहा है, ओके। और सामने ये क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट आपको यहाँ पे भेजना होगा। जब अंडर रूट को आप दूसरी साइड भेजोगे तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, यानी स्क्वायर बन जाती है। और इधर ये क्या हो गया, अकेला, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 24 की स्क्वायर करोगे, मतलब 24 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 576, ठीक है। ये मान आ गया है आपका 576। अब ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में आपको 576 मिल रहा है क्या, मिल रहा है। देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का दुगुना है और तीसरे से आधा है, ठीक है। तो पहले जो बोल रहे हैं वो काम आप करते जाओ, ठीक है। 3 अंक है तो तीनों अंकों को मान लेना है आपने, ठीक है। माना 3 अंक क्रमशः x, y और z हैं, 3 अंक मान लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि पहला अंक दूसरे का दुगुना है। तो पहला अंक आपके पास क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो पहला अंक क्या है, दूसरे का दुगुना, दूसरा कौन सा है, y। तो y का क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो इसको क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये पहली बात इसने हमें कही थी, ये हमने हमारे हिसाब से नहीं लिया है। देखो इसमें यहाँ पे हमें इसने दिया है, जो जो इसने बोला है वो ही हमने किया है। तो यहाँ जो चर और अचर पद है उनको अलग अलग कर लो। तो x यहाँ पे था ही, y यहाँ पे गुणा में है, तो कहाँ आ जाएगा, x के बटे में आ जाएगा। और सामने क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 मान सकते हो। तो एक तो आपकी समीकरण ये आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड चीज़ हमें इसने क्या बोली है कि तीसरे से आधा है। जो प्रथम अंक है वो क्या है, दूसरे का दुगना था वो हमने कर लिया, और तीसरे से आधा है। तो देखो तीसरा अंक हमारे पास क्या था, यहाँ पे z था, ठीक है। तो z का आधा कर लो, यानी कि 2 का भाग दे दो, वो क्या आ जाएगा, पहला अंक आ जाएगा। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या बन गई है, ये बन गई है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अब आपको, वही काम कि चर और अचर पदों को क्या कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे ये x जो है इसको यहाँ नीचे ले आएंगे और 2 को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो z बट्टे क्या हो गया, ये x हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो तुम 1 मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई, ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनका अनुपात निकाल के और इनका मान निकालने की ट्राई करते हैं। देखो अब यहाँ पे x बट्टे y है, x बट्टे y का मतलब क्या होता है, देखिए x बट्टे y का मतलब क्या होता है, x अनुपात y, कितना आ गया, 2:1, ये आ गया आपके पास। ऐसे ही ये क्या है, z बटे x, यानी कि z अनुपात x, z अनुपात x का मान कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब यहाँ पे आपका आ गया x y का अनुपात, ये आ गया z x का अनुपात। जब भी आपके पास 2 अनुपात आ जाएं तो आप उनके मिलाकर अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, z अनुपात x है, यहाँ पे क्या है, x अनुपात y है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दोनों अनुपातों में जो सेम चीज़ हो उनको एक दूसरे के सामने या ऊपर नीचे लिखना है, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो आगे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखना है। तो z और x का अनुपात हमें क्या दिया है, 2:1। देखिए जैसे ये लिखा है वैसे ही लिख लीजिए, 2:1। और x अनुपात y है, इसका अनुपात भी कितना है, 2:1। तो यहाँ पर भी क्या लिख लीजिए, 2:1 लिख लिया आपने। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है यहाँ पे कि जो ये डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आ गया, 1। 1 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 2। 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 4। तो ये आपके पास अनुपात आ चुका है यहाँ पे किसका, ये तो था z, ये था x और ये था y। तो किसका अनुपात आया, z x और y का अनुपात यहाँ पे आपके पास आया है। आपके पास संख्याएं किस हिसाब से आपने शुरू में मानी थी, x y z के हिसाब से मानी थी। तो देखिए x का अनुपात कितना है यहाँ पे आपके पास, 2। तो x का अनुपात लिख लीजिए यहाँ पे 2। y का अनुपात कितना है, देखिए 1। तो y का अनुपात लिख लीजिए 1। z का अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पे z का अनुपात 4 है ना, तो z का अनुपात लिख लीजिए यहाँ पे 4। तो z का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया है, x y z का 2:1:4। अब आपको ये आगे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है वो देखिए कि यदि 3 अंकों की औसत
56 है तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना भेद होगा। प्रथम अंक और तीसरे अंक का भेद आपको बताना है और औसत आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए तो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे XYZ का औसत, XYZ का औसत दिया हुआ है आपको यहाँ पे। कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। देखो औसत दिया हुआ है, संख्याएं आपको पता ही है 1, 2 और 3 है, तो आप योग निकाल सकते हैं ना। योग का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है, औसत गुणा में जो संख्या है वो, तो औसत गुणा संख्या क्या होता है, योग होता है। अब औसत कितना है यहाँ पे 56, संख्या कितनी है 1, 2 और 3, तो 56 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 168। तो 168 यहाँ पे क्या आ गया है, योग आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले और तृतीय का भेद निकालना है, अंतर निकालना है। तो पहले और तृतीय का अंतर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं अभी हम। कैसे निकालेंगे इसको, तो जो भी अंतर है इनका वो अंतर, और उस अंतर के बटे में क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग। अनुपातों का अंतर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, अनुपातों का जो टोटल है यानी कि जो योग है वो अनुपातों का योग। ओके, और गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो कुल योग हमने निकाला है वो कुल योग। ओके, तो यहाँ पे पहले और तृतीय का अंतर आ जाएगा। देखिए तृतीय क्या है यहाँ पे, Z है यानी कि 4, और पहला क्या है यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करोगे अंतर कितना आ जाएगा आपका 2। अनुपातों का योग कितना है, 2 और 1 3 और 4 7, तो बटे में क्या आ जाएगा 7, और कुल योग कितना है 168 है, तो 168। अब इसको काट लीजिए, इसको काटा इससे कितना आ गया 24, और 24 दूनी 48, तो 48 यहाँ पे हमारा इन दोनों का अंतर आ गया है। अब ऑप्शन में देखो जल्दी से 48 ऑप्शन में है या नहीं, तो बिल्कुल है। इतना लंबा सवाल करने का मज़ा तो अब आया है जब हमारा ऑप्शन सही हुआ है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है तो इसको समझाने में टाइम लगा है, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको खुद से ही करना होगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 640 का 0.5% गुणा 350 का 1.3% कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो का है, का मतलब क्या होता है गुणा, तो का की जगह क्या लिख लीजिए, यहाँ पे गुणा लिख लीजिए। और 0.5 का 0.5% का मतलब आपको पता है क्या होता है, बटे में 100। आगे क्या है, आगे यहाँ पे गुणा है तो गुणा, फिर आगे क्या है 350, और का मतलब वापस वही गुणा 1.3, और प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इस 0 से 1 0 काट दीजिए। यहाँ पे अब जो ऊपर जो संख्याएं बची हैं इन सबको आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। देखिए इनको गुणा करके देखते हैं कितना आता है, 6 5 4 1 ये आ जाएगा, और 10 और ये 10 कितना हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 0 नीचे है, तो क्या करना है आपको कि ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 14.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल देखिए 14.5 है, ये मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बताया इसमें, एक आदमी 2 बांसुरी 12 रुपये प्रति बांसुरी बेचता है। बेचता है मतलब विक्रय मूल्य है प्रत्येक बांसुरी का 12 रुपये। आगे क्या बोल रहा है, एक बेचने पर वो 20% का मुनाफा कमाता है, 20% लाभ हुआ है, और दूसरे पर वह 20% नुकसान करता है, यानी दूसरे पर 20% की हानि हुई है। सब मिलाकर उसको क्या हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, न तो मुनाफा और न ही घाटा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आप लोग क्या करते हो, बंदूक भर के रखते हो, चला देते हो, पहला ऑप्शन क्या कर देते हो, सही कर देते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि समान विक्रय मूल्य है और 20% या जो भी 10% कुछ भी दिया हो, समान लाभ % हो और समान ही हानि % हो, तब हमेशा हानि होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे काम में हमेशा हानि होगी। तो आपको ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा हमेशा, तो ये मत करना। आगे क्या है ऑप्शन में, 1 रुपये मुनाफा, 1 रुपये घाटा, 2 रुपये मुनाफा। तो इनमें से देखते हैं कौन सा सही होने वाला है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले तो हानि होगी, आपको पता ही है, तो आप हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, हानि प्रतिशत आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास, प्रतिशत में 20 दिया हुआ है ना, तो इस 20 की क्या कर लेनी है आपको, स्क्वायर कर लेनी है। बटे में आपको क्या लेना है, हमेशा 100 लेना है। 20 की स्क्वायर करेंगे तो 20 को 20 से गुणा कितना होता है 400, और बटे में 100। इसको यहाँ काट लीजिए, कितना आ जाएगा 4%। ये आपकी हानि आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हानि प्रतिशत में नहीं है, किस में है, रुपयों में है। तो अब इसको हमें रुपयों में निकालना है। अगर हानि प्रतिशत में हो तो यहाँ पे हमारा आंसर ये सही हो जाता है, लेकिन रुपयों में निकालना है तो हम आगे करेंगे। तो चलिए निकालते हैं, हानि किस में, रुपए में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, रुपए में। निकालिए। देखो आपको पता है हानि क्या होती है,
क्रय मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य घटाते हैं तो वो हमें हानि प्राप्त हो जाती है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें हानि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके लिए क्रय मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है दोनों बांसुरी 12-12 रुपये में बेची, यहाँ पे इसने दिया है 12-12 रुपये में। तो क्या करो, यहाँ पे 12 + 12 कितना हो गया, 24 रुपये हो गया टोटल विक्रय मूल्य। ये टोटल विक्रय मूल्य है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य निकालिए। अब टोटल क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, टोटल क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य जब भी निकालना हो कोई भी सूत्र वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ मिलेगा, तो विक्रय मूल्य लिख लीजिए यहाँ पे जस्ट इसके सामने। और बटे में क्या कीजिए, बटे में ये कीजिए कि 100 में से जो भी आपको क्या दी हुई है, हानि दी हुई है, वो हानि माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वो हानि प्रतिशत क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और ऐसे याद रख लीजिए कि यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ किससे गुणा कर देते हैं, हम 100 से गुणा कर देते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्रय मूल्य का हमारे पास सूत्र बन जाएगा। विक्रय मूल्य आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो 24 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि हमारे पास कितनी है, 4, तो 100 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और गुणा में यहाँ पे क्या है, 100। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इनको काट लीजिए। 12 से कट जाएगा क्या, देखिए 12 दूनी 24 और 12 8 96, 2 से वापस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 4 को इससे काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ चुका है आपका, यहाँ पे 25 क्रय मूल्य आ चुका है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना था, हानि रुपयों में ज्ञात करनी थी। देखिए क्रय मूल्य है ना, तो 25 लिख दीजिए और माइनस में क्या करना है आपको, यहाँ पे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 24, तो 24 लिख दीजिए। 25 माइनस 24 यानी कि 1 रुपये। 1 रुपये आपकी क्या आ गई, हानि आ गई। अब जब आंसर आ गया आपका तो इसको जल्दी से चेक कर लीजिए, ऑप्शन में आपको मिलता है क्या, तो बिल्कुल मिलता है, 1 रुपये का घाटा मिल रहा है ना आपको। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए गाड़ी वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। गाड़ी चल तो नहीं रही है अभी लॉकडाउन में, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ज़रूर चलेगा और अभी हम उसको सोल्व कर लेंगे जल्दी से। देखिए, एक तेज़ गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुक जाती है। देखो औसत चाल दी हुई है इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या स्पेशल बात है, स्पेशल बात यह है कि जैसे ही 75 किलोमीटर चली उसके बाद 3 किलोमीटर रुक गई, 3 मिनट रुक गई, फिर 75 किलोमीटर चली और उसके बाद वापस 3 मिनट रुक गई। इस हिसाब से चलती रहेगी। अब देखो आगे क्या है कि अपने शुरुआत के बिंदु से 600 किलोमीटर दूर निश्चित स्थान पर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, समय आपको बताना है। टोटल दूरी कितनी तय करनी है गाड़ी को, 600 की, 600 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ठीक है, तो पहले तो औसत चाल इसकी दी हुई है कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल है आपकी। और दूरी आपकी दी हुई है कितनी, 600 किलोमीटर। ये क्या है, ये चाल है। तो दूरी चाल आपके पास है, समय आप निकाल सकते हो, समय ही निकालना है ना आपको, समय निकाल सकते हो। समय का सूत्र आपको पता ही है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है 600, चाल कितनी है 100, काट लेंगे इनको, तो 6 घंटा। 6 घंटा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे समय आ जाएगा, घंटा है ये, ओके घंटा। ठीक है, 6 घंटा समय आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समय आते ही अब आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है। वो क्या है, वो ये है कि 75 किलोमीटर चलते ही उसने क्या किया, 3 मिनट का ब्रेक ले लिया। कितने मिनट का ब्रेक ले लिया, 3 मिनट का ब्रेक ले लिया। अब आपके पास देखो टोटल जो दूरी थी वो दूरी कितनी थी, 600 किलोमीटर। इसने खुद कहा है 600 किलोमीटर की क्या थी, टोटल दूरी थी। अब देखो 75 किलोमीटर चलना है, मतलब 75 से हम डिवाइड करेंगे 600 को तो कितना आता है, 8 आता है। तो 8वें नंबर पे तो वो 600 किलोमीटर पे पहुंच ही गया। इससे पहले वो कितने छोड़े उसने, 7 छोड़े ना, 8वें पे तो वो 600 पे पहुंच गया। उससे पहले उसने कितने स्टॉपेज लिए, 7 स्टॉपेज लिए। तो 7 स्टॉपेज, प्रत्येक स्टॉपेज में वो रुका 3 मिनट, तो 7 या 21 मिनट वो टोटल स्टॉपेज में रुका है। ओके, तो 21 मिनट ऐड कर दो किसमें, ये 6 घंटे थे ना इसमें, तो 6 ये 21 मिनट, तो 6 घंटा और 21 मिनट, इतना समय उस गाड़ी को लगा है। जो पूरा मैंने समझाया है तो टाइम लग रहा है इसमें, बट आप लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो इतना टाइम जो है वो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ऑप्शन में तो चेक करना पड़ेगा पहले हमें। ऑप्शन देखिए यहाँ पे है क्या, 6 घंटा 21 मिनट, बिल्कुल है, 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ गया है भाई। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है और उसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। बताएं कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, जब भी ऐसे बटे में जो अनुपात दिए हुए होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन आराम से सोल्व करना है।
देखिए अभी सॉल्व कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। त्रिभुज के जो हैं वो अनुपात आपको दिए हैं भुजाओं के, तो ये पहले अनुपात जो जैसे भी दिए हों, चाहे बट्टे में हो कैसे भी हो, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। जब भी अनुपात आपको बट्टे में मिले, उनको सरल बनाने के लिए क्या करना है, इनका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना आता है, 60 आता है, आपको पता है 3, 4 और 5 का लघुत्तम। अब जो भी लघुत्तम आए उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, लघुत्तम एलसीएम, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको काट लो, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है क्या, और इसको काटेंगे कितना आ रहा है 15, और इसको काटेंगे कितना आता है 12। तो हमारे पास ये आ गया 20, 15 और 12, ये आपके पास नॉर्मल अनुपात आ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी जो भुजा है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसने परिमाप कितना दिया है, 94। परिमाप पता है ना आपको क्या होता है, सभी भुजाओं का जो योग होता है उस योग को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। तो ये कितना आ गया आपके पास, 94 आ गया, ठीक है। बटे में क्या करना है, आपको अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग कैसे करेंगे, 20, 15 और 12, ये आपने अनुपातों का योग कर लिया। और गुणा में सबसे छोटी भुजा निकालनी है आपको, तो सबसे छोटी वाली कौन सी है, 12 वाली। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 12 करना है, ठीक है। अब इसको आगे आप सोल्व कीजिए, 94 गुणा में 12 है, इनको जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 20, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 47 आता है, ठीक है। अब देखिए आप 47 को इससे काट दीजिए, 47 एकम 47 और 47 दूनी 94 होता है ना। अब 12 दूनी 24, ये कितना आ गया आपका, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गई, सबसे छोटी भुजा। अब ऑप्शंस देखिए, पहले ऑप्शन में 24 सेंटीमीटर आपको मिलेगा क्या, तो बिल्कुल मिल रहा है। ये देखिए थर्ड ऑप्शन में आपको 24 सेंटीमीटर जो है वो मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते जाइए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक पाइप 1 मिनट में बाल्टी के 3/7 भाग को भरती है, बताइए कि शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जो पाइप टंकी और नल वाले जो क्वेश्चन है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है आपको। उसी टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जो कि एग्जाम्स का आपका पैटर्न रहता है और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है इसने कि 1 मिनट में बाल्टी का 3/7 भाग, तो ये तो भर जाता है, ये तो क्या होता है, भर जाता है। और खाली भाग यानी कि जो शेष भाग रहता है उसको भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो भरा हुआ भाग आपको पता है, तो अब आप शेष भाग भी निकाल सकते हो। शेष भाग कैसे निकालोगे, आपको पता है टोटल भाग कितना होता है, 1 होता है, और 1 में से भरा हुआ भाग आपको पता है 3/7 है, तो 1 में से 3/7 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ये आपका शेष भाग आ गया। अब शेष भाग को भरने में समय कितना लगेगा, वो समय आपको यहाँ पे बताना है। तो निकालिए, देखिए 4/7 जो शेष भाग है, भरा हुआ भाग 3/7, और गुणा में क्या है, जो टोटल भाग है 1, ठीक है। इसको देखो, ये बटे के बटे में जब भी होता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होगा 7 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, कितना आ जाएगा, 4/3, 4/3 मिनट ये आपका समय आ चुका है। देखिए ऑप्शन में समय आपको मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए ऑप्शन 2, देखिए 4/3 मिनट, ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है, बताइए कि उसकी गति कितनी है। गति बतानी है आपको, इन चाल बतानी है, ठीक है। 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, यानी कि दूरी कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। 24 सेकंड का समय उसने कितना लगाया है, 24। आपको क्या बताना है, उसकी गति बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए इसके अंदर आप ये 200 यहाँ पे किस में है, मीटर में है ना, तो इसको किलोमीटर में बदल लीजिए। अब मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो इस किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। ये 24 यहाँ पे किस में है, सेकंड में है, किस में है, सेकंड में है, तो इसको आप क्या कीजिए, घंटा में परिवर्तित कर लीजिए। तो इसको घंटा में बदलोगे तो किसका भाग देना पड़ेगा आपको, 3600 का भाग देना पड़ेगा। ये आपको मैंने बताया हुआ ही है कि जब सेकंड को घंटे में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें 3600 का हमने भाग दे दिया, और किस में आ गया, ये घंटा में आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो चाल का सूत्र मैंने आपको अभी अभी बताया ही था, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की जगह दूरी का मान रखिए, समय की जगह समय का मान रखिए। दूरी कितनी है, 200 बटे में 1000, और समय कितना है यहाँ पे, 2400 बटे 3600, ठीक है। अब देखो बट्टे के बट्टे में जो भी संख्या हो वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये क्या कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए 200 बटे 1000 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 24 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 1 0 से ये 0 काट लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये 4 के भाड़े से कट जाएगा, तो 4 5 20 और 4 6 24, 6 को इससे काट दीजिए, 6 1 6, 6 6 36, 5 6 30, 30 यहाँ पे क्या आ गया आपका,
चाल आई है तो चाल किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऑप्शन चेक कीजिए जल्दी से जाके, बिल्कुल मिल रहा है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर 4 30 किलोमीटर प्रति घंटा सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे हम आ चुके हैं। 47 क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बताइए कि उसकी औसत गति कितनी है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, देखो उसने ये दूरी तय करनी है। ठीक है, ये दूरी उसने तय करनी है। आधी यात्रा तो उसने क्या की, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की, और आधी यात्रा उसने क्या की, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि उसमें एक ही यात्रा के अंदर जब अलग अलग जो गति है, अलग अलग गति दी हुई हो, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये करना है कि 2 पार्ट में डिवाइड है तो यहाँ पे लिखना है 2, और जो भी यहाँ पे चाल दी गई हो उन दोनों चाल को यहाँ पे गुणा कर देना है, और बटे में क्या करना है, इन दोनों चाल को जोड़ देना है, 6 + 3। सीधा आपका आंसर आ जाएगा, जो औसत गति आपको निकालनी है वो आ जाएगी। देखिए इसको हम करते हैं अभी, तो इसको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाला कट जाएगा इससे। 6 और 3 कितना होता है, 9। देखिए कट जाएगा अभी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी क्या आ गई, औसत चाल आ गई है। कुछ भी नहीं करना पड़ा है आपको, एक छोटी सी ट्रिक बना दी है मैंने खुद ने ही कि क्या करना है आपको, 2 बार डिवाइड किया, 2 लेना है, यहाँ पे जो भी चाल दी हुई हो वो दोनों चाल लेनी है, उनको गुणा कर देना है और नीचे उन दोनों का योग कर देना है और फिर काट लेना है। बहुत ही आसान सवाल था ये, कुछ भी नहीं करना, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में, तो ये आपको ऐसे सोल्व कर देना है 1 सेकेंड के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन नहीं बताया क्या, ऑप्शन कितना है, 4 आया ना हमारा, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। यदि √3 का मान ये दिया हुआ है 1.732 और √2 का मान दिया हुआ है 1.414, तो 1/√3 + √2 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए तो जो भी दिया है आपको पहले उसको सोल्व कराने की ट्राई कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, देखिए 1/√3 + √2, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जब भी बटे में रूट हो तो क्या करते हैं हम, परमीकरण करते हैं। परमीकरण का मतलब ऊपर नीचे जो उल्टा चिन्ह हो उससे गुणा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस से गुणा कर दो ऊपर नीचे, अंश और हर को, ये होता है परमीकरण। ये रूल होता है जब भी √2 बटे के अंदर आ जाए या भाग में आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह सोल्व करेंगे हम इसको। देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आएगा, √3 - √2। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा आपका, कौन सा सूत्र लगेगा आपको पता भी होगा, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। a + b, a - b, इसका क्या सूत्र होता है, a² - b², ये सूत्र होता है। यहाँ देखिए a की जगह क्या है, √3 है, और b की जगह क्या है, √2 है, तो क्या हो जाएगा ये, √3² - √2²। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन से हमने, सूत्र से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब देखो ऊपर जो है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, और नीचे जो दिया हुआ है इसको क्या कीजिए, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अंडर है, अंडर और स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, या जब भी अंडर की स्क्वायर करते हैं तो हट जाती है, किसी भी तरह से आप मान सकते हैं। तो 3 - 2, ये क्या आ जाएगा, √3 - √2, और 3 में से 2 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि कितना आ गया, √3 - √2, ये हमारे पास आ चुका है। अब आपको √3 और √2 का मान यहाँ पे दिया हुआ था, ये मान रख लीजिए, और ये मान याद भी रख सकते हैं आप, रखना चाहें तो, वरना दिया हुआ भी मिल जाएगा आपको। एक √3 का मान क्या होता है, 1.732, √2 का मान माइनस करना है ना इसमें से, तो माइनस करते हैं 1.414, ये मान हमें दिए हुए हैं, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखे, ओके, माइनस कर दीजिए जल्दी से, इसको कितना आ जाएगा, 813 पॉइंट, एक में से गया 0, ये मान आ जाएगा आपका। अब ऑप्शन में चेक करो जल्दी से, है क्या, है क्या, देखिए हाँ बिल्कुल है, 0.318, थर्ड नंबर जो ऑप्शन आपका, उस थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए ये जो दिया हुआ है आपको संख्या, इस संख्या को आपको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अभी ये हमने ये संख्या को लिख लिया है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अंडर रूट के अंदर वाली जो संख्या है उस संख्या को सोल्व कीजिए। तो 125 चौके 500, और 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512, ये और बट्टे में क्या है 125, ये सही बटा था, इसको मैंने नॉर्मल बट्टा यानी साधारण बट्टा में ले लिया है, सही हो गया। अब ये अंडर रूट यहाँ पे क्यूब के अंदर है, तो इसको आप सही से बना लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आपको पता है कि
1/3 करके इसको लिखा जा सकता है ना, यहाँ अंडर रूट के बाहर 3 है इसलिए, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए 512 को आप 8 की क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है 512। और 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब की ये भी क्या होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 125। और यहाँ पे क्या आपका 1/3 पहले से है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 8 और 5 इन दोनों के ऊपर क्या है घात 3, तो इन पे आप एक साथ भी घात 3 लगा सकते हैं, क्योंकि ये घातांक का नियम है, मैंने आपको बताया भी है पहले भी काफ़ी क्लासेस में। और यहाँ पे क्या है 1/3, इस 3 से ये 3 कट गया, आपके पास क्या आया 8/5 आपके पास आ गया। अब 5 का भाग देंगे हम 8 के अंदर तो कितना आ जाएगा 1 सही 3/5। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है, देखिए 1 सही 3/5 आया आपका, 1 सही 3/5 पहले ही ऑप्शन में मिल गया है, वेरी गुड। तो 1 या फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से देखिए। कुछ संख्याओं का जोड़ 450 और उनका औसत 50 है। यदि एक अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताइए इनका औसत कितना हो जाएगा। औसत का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए जो संख्याओं का जोड़ है, या जोड़ या योग कुछ भी बोल सकते हो आप, वो कितना है 450 है। औसत इसने दिया है, औसत कितना है 50 है। योग आपके पास है, औसत आपके पास है, तो संख्या आप निकाल सकते हो। काफ़ी बार मैंने आपको संख्या का सूत्र बता दिया है। तो कितना हो जाएगा, योग बटे में औसत होता है, योग बटे में औसत होता है। तो योग कितना है यहाँ पे आपका, देखिए 450 है, औसत कितना है 50 है। इनको काट लीजिए, कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना, ओके 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 यहाँ पे आपकी कितनी आ गई, संख्याएं आ गई। अब इसने क्या बोला, 100 एक संख्या है, क्या है वो संख्या 100, इस 100 संख्या को और शामिल कर दिया, मतलब नई संख्या ऐड कर दी है। नई संख्या क्या है, वो संख्या 100 है, ये नई संख्या यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। तो नया औसत में परिवर्तन आएगा नई संख्या ऐड करते ही, तो नया औसत क्या हो जाएगा, वो नया औसत याद कीजिए। देखिए 450 योग तो पहले से ही था, 100 और ऐड कर दिया, तो इसमें 100 को और ऐड कर दीजिए आप भी, ठीक है। संख्या पहले तो कितनी थी 9, एक नई संख्या और आ गई, कितनी हो गई 9 और 1 10, तो बटे में 10, ये नया औसत आ जाएगा। वापस वो ही योग बटे में संख्या क्या आ जाएगा आपका, औसत आ जाएगा। इनका योग कीजिए, कितना हो जाएगा 550, और संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10, काट लीजिए इसको 55, नया औसत कितना आ गया है आपका 55। तो इस तरह से आज हमने हमारे 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ही बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको भी अब लास्ट में ये मुझे बता देना है, जल्दी से ईमानदारी से बताएंगे सभी कि किसके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए, ओके। और अब क्या करना है आपको, हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने तक हमारे साथ बने रहना है। और अगर ये हमारी मेहनत और हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।